सबसे पहले, चूंकि ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी तैयारी से पहले इकोनॉमी नहीं पढ़ चुके होते, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इकोनॉमी में हम जी रहे होते हैं लेकिन इकोनॉमी को हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस दिशा में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। अवसर लागत क्या होती है? आप ये कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो विकल्प आपके पास और था उसे आपने छोड़ा है, वही यूपीएससी की तैयारी की अवसर लागत। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी गहरी तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले जब ट्रंप सरकार आती है उससे पहले अमेरिका में चुनाव होते हैं। अब्राहम लिंकन को सभी जानते होंगे। उनकी एक अत्यधिक जो है विख्यात कोटेशन है। कोटेशन क्या है? उन्होंने कहा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपना थोड़ा परिचय देंगे। इंडिविजुअल परिचय तो संभव नहीं है। मेरा भाव ये है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी शुरू करने वाले हैं, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसको लगभग कितना समय हो गया है, थोड़ा इस प्रकार का आइडिया चाहिए। हाँ, आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं, मैं देख पा रही हूँ। इनके अलावा फरवरी माह में आपने शुरू की थी, ठीक है। बाकी लोग फ्रेशर कितने, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, काफी सारे लोग फ्रेशर हैं। कुछ लोग हैं गिने चुने जो थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि इकोनॉमी से हम स्टार्ट करें, मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक 3 सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि 12 महीने में कैसे पढ़ना है। तो आपने क्या सीखा? कुछ 1-2 लर्निंग्स हर सब्जेक्ट से, ठीक है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, ये समझना है, ठीक है। आपकी तरफ से 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा हाँ, जो कोई बताएगा वो नए पॉइंट्स बताएगा, सेम बिंदुओं को रिपीट नहीं करेगा जी। अच्छा, बहुत सारे स्रोत जो है उनके झंझट में आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी जरूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हो, चाहे वो मेंस के मॉक टेस्ट हो, ठीक है। कोई और ऑब्जर्वेशन रही हो किसी की, किसी ने कुछ और समझा हो? अच्छा, असाइनमेंट और टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, वो देने ही देने हैं, बिल्कुल। काफी सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली हैं। चलिए, अब शुरुआत करते हैं इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के साथ। सबसे पहले, जब आप इकोनॉमी सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? पैसा। बड़ा नेक भाव है। इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है। इसके अलावा बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, जब इकोनॉमी सुनते हैं तब मन में क्या भाव आता है? बहुत टफ है। इसके अलावा कोई है जिसका बैकग्राउंड एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स रहा है कोई छात्र? अच्छा, ठीक है। चलिए, कुछ 2-3 लोग हैं, तो उनके मन में तो उतना डरावना भाव नहीं आता होगा क्योंकि कुछ चीजें पढ़ी हुई है। लेकिन जो अन्य छात्र हैं उनके मन में जरूर ऐसा भाव आता होगा कि इकोनॉमी तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, यही भाव आता है ना। बट ऐसा है कि आप लोग इकोनॉमी को जानते ही नहीं हो। इज इट ट्रू? कैसे जानते हो आप इकोनॉमी को? पैसे के अलावा और क्या जानते हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले, चूंकि ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी तैयारी से पहले इकोनॉमी नहीं पढ़ चुके होते, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में बाकी सब्जेक्ट्स में हम फिर भी थोड़े सहज रहते हैं। आपने अकबर, बाबर, कहीं ना कहीं हुमायूं, ऐसे नाम सुने होंगे इतिहास में, है ना। हमारी 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, कहीं ना कहीं चीजें सुनी होती हैं। राजनीति तो दिन प्रतिदिन चल ही रही होती है। हर घर परिवार, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, सब में सब क्या पढ़ते हैं? पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, पॉलिटिक्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी सहजता का भाव जरूर आता है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो भी।
Preparation is not just about reading books or watching online lectures. It requires personal guidance, real discussions, and structured practice. This is where offline mentoring makes all the difference. Unlike online learning, where doubts often remain unresolved, offline mentoring offers direct interaction, real-time feedback, and an environment of discipline and competition. One-to-one sessions help students get tailored advice, strategy corrections, and focused improvement. Every aspirant has different strengths and weaknesses. Personal mentoring helps address them effectively. Ground discussions sharpen analytical thinking and help students develop a multi-dimensional perspective on issues crucial for prelims, mains, and interview. Elocution sessions help in personality development, clarity of thought, and confidence, essential for UPSC interviews. Test writing is the most crucial part of UPSC preparation. It helps in time management, structuring answers, and improving content quality. Offline mentoring is not just about teaching. It's about grooming future officers with the right guidance, discipline, and confidence. So if you are preparing for UPSC, make sure you have the right mentor by your side. ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं ना कहीं चीजें हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इकोनॉमी में हम जी रहे होते हैं, लेकिन इकोनॉमी को हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस दिशा में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। आप देखोगे आपके आसपास हर कहीं तो इकोनॉमी है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वितरण हो रहा है और उपभोग हो रहा है। आप जहां से भी आए हैं, मैं नहीं जानती आप लोग कहां से आए हैं, लेकिन वहां से यहां तक, क्लासरूम तक कैसे पहुंचे आप? ऑटो, अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई ऑटो के माध्यम से, कोई मेट्रो के माध्यम से। आपने किसका इस्तेमाल किया? परिवहन सेवा का इस्तेमाल किया। आप पढ़ने के लिए जो भी अपने पास नोटबुक लेकर आए हैं, पेन लेकर आए हैं, बैग आप कैरी कर रहे हैं, ये भी किसका उदाहरण है? एक आर्थिक गतिविधि या क्रियाविधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे समकक्ष ऑप्शन देखे होंगे, तब जो आपने पसंद किया उसको आपने पसंद किया। ये भी आपका एक निर्णय था। निर्णय किस चीज से प्रभावित था? क्या हम निर्णय ऐसे ले लेते हैं कि नहीं, ये नहीं, 1 2 3 4 10 जहां रुकेगा उसी बैग को हम खरीद लेंगे या उसी नोटबुक को हम खरीद लेंगे? ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि इसकी ये क्वालिटी है, इतनी इसमें पॉकेट्स हैं, इतना स्पेस है, इतना मेरा बजट है, इस हिसाब से ये बैग, ये पुस्तक या जो भी आवश्यकता है उसके आधार पर हम फिर निर्णय लेते हैं कि ये मेरे लिए उचित है। यहां भी इकोनॉमी है। और जो बच्चे इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा इकोनॉमी में, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत के नाम से जानते हैं। अब आप जो भी एकेडमिक्स में पढ़ रहे थे, उस फील्ड को छोड़कर अगर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहां आए हैं, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक अवसर लागत का भुगतान किया है। यह अवसर लागत क्या है? वो नहीं जो धन खर्च करके आप यहां आए हैं। अवसर लागत क्या होती है? आप ये कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो विकल्प आपके पास और था उसे आपने छोड़ा है, वही यूपीएससी के तैयारी की अवसर लागत है। आप इंजीनियर बन सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते थे, लेकिन उनको छोड़कर आपने यूपीएससी का चयन किया, तो मतलब बाकी सब क्या है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लोगों के लिए भी है। जो धन संसाधन लगाकर घर परिवार के लोगों ने आपको यहां भेजा है, वो धन संसाधन वो अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए खर्च कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति सही है तो हो सकता है वो इस 1.5 2 3 लाख जितना भी आप पर निवेश करेंगे, उससे भूमि का एक टुकड़ा खरीदते। तो वो भूमि का टुकड़ा खरीदना क्या है? एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और किस चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? आप यहां तैयारी करने आए हो, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आप देखोगे इकोनॉमी हर जगह है, हमारे आसपास है, लेकिन हुआ क्या है ना कि इकोनॉमी पर हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हमने कभी सोचने या विचार करने की कोशिश की ही नहीं। फिर हम आते हैं यूपीएससी के लिए इकोनॉमी पढ़ने।
यहाँ पर हमें दिखते हैं भारी भारी कंसेप्ट, अवधारणाएं, जिन्हें हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं लेकिन उन्हें हम कभी अपने वास्तविक जीवन से रिलेट नहीं कर पाते। आप देखोगे अगर आपने इकोनॉमी को वास्तविक जीवन से रिलेट करके पढ़ना शुरू कर दिया तो आधे कंसेप्ट आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, हम चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, हम याद करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां रटने या याद करने से आपका काम चल जाएगा। आगे जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे कि इकोनॉमी में तो जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड का मतलब पता है, कहीं कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी आपने पढ़ा, उसका एप्लीकेशन आपसे पूछा जा रहा है। अब आपने सिद्धांत थ्योरी तो रट ली, लेकिन क्या एप्लीकेशन रट सकते हैं? वो तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि इकोनॉमी का डर आप निकाल दें और चीजों को अपने जीवन से लिंक करके पढ़ने की कोशिश करें। चीजें समझ में भी अच्छे से आएंगी और लंबे समय तक आप कंसेप्ट, बातों को, अवधारणाओं को जो है रिटेन भी करके रख पाएंगे। आप देखोगे आज के समय में हम इकोनॉमी, मैं सिर्फ एज ए सब्जेक्ट नहीं कह रही हूं, इकोनॉमी को छोड़कर कोई भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज के समय में आप इंटरनेशनल रिलेशंस देख रहे हो, ये तो सब आप पढ़ते रहते हो। क्या चल रहा है वैश्विक स्तर पर? न्यूज़पेपर किस न्यूज से भरे हुए हैं? इकोनॉमी, ट्रम्प प्रशासन, रेसिप्रोकल टैक्स। आप देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध भी आज के समय में आर्थिक आधारों पर तय हो रहे हैं। पहले कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अगर नाराज होता था तो युद्ध, आक्रमण, इस प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाता था। आज किस रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है? टैरिफ रेट्स, ट्रेड वॉर का इस्तेमाल करके दूसरे राष्ट्र को जो है नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो आईआर में आज के समय में इकोनॉमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी गहरी तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले जब ट्रम्प सरकार आती है उससे पहले अमेरिका में चुनाव होते हैं। अमेरिका में चुनाव का नतीजा भारतीय शेयर मार्केट को या सेंसेक्स को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो राजनेता आएंगे वो नीतियों का निर्धारण करेंगे और कौन सा राजनेता किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण करेगा उससे अर्थव्यवस्थाएं लाभान्वित होंगी या संशय एवं संकट की स्थिति में जा सकती हैं। इस विचार से सेंसेक्स प्रभावित हो जाता है। तो चाहे मैं राजनीति की बात करूं, चाहे मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करूं, चाहे मैं पर्यावरण की बात करूं, पर्यावरण को लेकर तो या पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के जोड़ को लेकर तो आज के समय में एक टर्म यूज होती है और मुझे लगता है कि चाहे आप लोग तैयारी में नए हैं लेकिन वो टर्म या वाक्यांश सभी ने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास। कि अब तो डेवलपमेंट की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी हम किस एक फ्रेज को आगे लगाते हैं? सस्टेनेबल, यानी ऐसा विकास कीजिए जो पर्यावरण और समाज किसी को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित ना करे। यानी पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाएं तो गहन तरीके से जुड़ चुकी हैं। वैश्विक स्तर पर बहुत सारी समिट होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, सुना है कभी ऐसा? प्रमुख मुद्दा क्या है कि राष्ट्रों को अपने विकास को, जो पर्यावरण की आवश्यकताएं हैं, उनको जोड़कर आगे लेकर बढ़ने की आवश्यकता है। इस हेतु राष्ट्रों के द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कोशिश भी होती है। क्या अर्थव्यवस्था भूगोल से अलग है? अर्थव्यवस्था किस पे चलती है? संसाधनों पर चलती है। संसाधन कहां से मिल रहे हैं? भूगोल से। कहां खनिज संसाधन मिलेगा, कहां किस प्रकार की खेती होगी, कहां गेहूं का उत्पादन होगा, कहां चावल का उत्पादन होगा, कहां कपास का उत्पादन होगा, सब कौन निर्धारित करता है? भूगोल अर्थात जलवायु दशाएं। अब इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल कहां होता है? इकोनॉमी में होता है। इन्हीं में जब वैल्यू ऐड की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यवर्धन। इकोनॉमी में आप देखोगे लेदर है, लेदर का शूज बना दिया, यानी लेदर में हमने कुछ मूल्यवर्धन कर दिया, वैल्यू ऐड कर दी, क्या बन गया? शूज बन गया। लेदर बैग हो सकता है, कपड़ा बैग हो सकता है, कपड़ा था, लेदर था, हमने वैल्यू ऐड की, क्या बन गया? बैग बन गया। तो भूगोल, ज्योग्राफी हमें संसाधन दे रही है और उन संसाधनों का वितरण, उनमें मूल्यवर्धन, संसाधनों की प्राप्ति में उतार या चढ़ाव, ये हम सब कहां पढ़ते हैं? इकोनॉमी में
बढ़ते हैं। और सोसाइटी और इकोनॉमी को तो हम कभी अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि गरीबी, असमानता हम सब कहाँ पढ़ते हैं? सोसाइटी में भी पढ़ते हैं। और ये गरीबी और असमानता परिणाम किसका है? सामाजिक कारक भी है और आर्थिक कारक भी रहे हैं। अगर आपकी आर्थिक नीतियां ऐसी नहीं है जो समताकारी हो, या आपके यहाँ जो भी आर्थिक विकास हो रहा है उसका लाभ सभी को ना मिलकर सिर्फ ऊपरी मुट्ठी भर लोगों को मिले, तो गरीबी और असमानता बढ़ती है। तो सिर्फ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं वो ये है कि इकोनॉमी को बिल्कुल भी एक अलग थलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अलग थलग सब्जेक्ट है भी नहीं। चाहे मैं सोसाइटी की बात करूं, चाहे मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, वाईआर की बात करूं, हर एक विषयों के साथ आपको अर्थव्यवस्था का सहसंबंध देखने को मिलेगा। और ये सहसंबंध दो कारणों से जरूरी है। अगर इस सहसंबंध को हम समझ पाते हैं तो विषय को समझ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हम इस सहसंबंध को समझ जाते हैं तो जिस तरह के डायनामिक प्रकार के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछती है, उन प्रश्नों का जवाब देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी तो कोर इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी आपको कह सकती है कि भारत मिश्रित या फिर बाजार अर्थव्यवस्था, कोई भी एग्जाम्पल दे, ये समावेशी विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो मतलब इकोनॉमी, सोसाइटी यहां पर जुड़ गई है। आपसे संधारणीय विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यानी कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो बेहतर समझ एवं प्रश्नों को हल करने के लिए यह आवश्यक है कि जो विषय इंटरडिसिप्लिनरी प्रकार का है, यानी जिस विषय का अन्य विषयों के साथ जोड़ या सह संबंध है, उसको आप पकड़े, समझे और उसी अनुरूप अपनी तैयारी की रणनीति बनाएं। अब तैयारी करने से पहले किसी भी विषय के मर्म को समझना काफी जरूरी है। अब 12 महीने में आप क्या करेंगे उससे पहले यह जानना जरूरी है कि 12 महीने में क्या नहीं करना है। जो बच्चे इकोनॉमी बैकग्राउंड से आए होंगे, बेसिकली वो इकोनॉमी बैकग्राउंड से नहीं है, वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़कर आए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको यूपीएससी के लिए अर्थशास्त्र नहीं बल्कि क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, आप उन्हें दरकिनार कर दोगे और अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन कर पाओगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, क्या किसी को कोई आइडिया है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट या अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में आखिर करता क्या है? आप लोग 2-3 लोगों ने कहा था इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, आप लोगों का बैकग्राउंड रहा है, कोई बताना चाहेगा? जी, इसीलिए सबका जवाब था अर्थशास्त्र इज इक्वल टू धन, पैसा। देखिए, अर्थशास्त्र में किया जाता है, एक क्लासिकल प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाता है। और ये क्लासिकल समस्या क्या है, संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनंत है, और ये अनंत भी बढ़ती चली जाती हैं। अब सीमित संसाधनों से अनंत इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से की जा सके, यही वो प्रश्न है। आप इसे यक्ष प्रश्न भी कह सकते हो। यही प्रश्न है जिसका समाधान अर्थशास्त्री खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आप देखोगे कि अब से अगर हम कुछ दशक पहले की बात करें तो संसाधन सीमित थे, जनसंख्या भी उतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब ये समस्या और भी विकट होती जा रही है। संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनंत हैं, इनकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? अब इसी का उत्तर अर्थशास्त्री ढूंढते हैं। समय समय पर अलग अलग उत्तर उन्हें प्राप्त भी होते हैं। अगर आपने कुछ 1-2 कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपने एक कंसेप्ट सुना होगा जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल सुना है आप लोगों ने? इकोनॉमी ऑफ स्केल का भाव क्या है कि देखिए, आप अगर एक छोटी बिजनेस यूनिट लगाते हैं और थोड़े लेवल पर उत्पादन कर रहे हैं तो आपकी, ध्यान से सुनना,
प्रति यूनिट उत्पादन में लगने वाली लागत अधिक आएगी। ये बात आप घर परिवार से रिलेट करके देखिए। जब घर परिवार में बच्चे बड़े होकर माता पिता से झगड़ा करते हैं, अलग होने की बात करते हैं, तो आपने बार बार सुना होगा कि परिवार का खाना भोजन एक स्थान पर बनता है तो खर्च कम है, लेकिन अगर वही विखंडित होकर बनने लगे तो सबका खर्च बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? खाने वाले तो वही 6-7 लोग पहले थे, 6-7 लोग आज भी हैं, लेकिन लागत क्यों बढ़ गई अलग अलग होने से? क्योंकि जब आप छोटे स्तर पर काम करते हो तो बहुत सारी लागतें आपकी बढ़ जाती हैं, और जब बड़े स्तर पर एक कार्य होता है तो लागतें कम हो जाती। कैसे कम हो जाती है? वही गैस इस्तेमाल होना था, संसाधनों का एक ही स्थान पर प्रबंधन हो जाता, 2 का भोजन बनाओ तो 1 का तो लगभग अतिरिक्त बन ही जाता है। इसे बहुत सारे नजरियों से आप देख सकते हो। इससे एक बात अर्थशास्त्रियों को समझ में आती है, और वो बात क्या थी कि देखिए, अगर सीमित संसाधन है और उत्पादन हमें बढ़ाना है तो क्यों ना हम इकोनॉमी ऑफ स्केल जैसी रणनीति का सहारा ले। ये रणनीति क्या कहती है कि देखिए, आप जो कम छोटे स्तर पर कार्य कर रहे हो उसका स्तर बढ़ा दीजिए। आप बढ़ाओगे तो आपकी देखिए कुल लागत कम नहीं होगी, ध्यान से सुनना है, प्रति व्यक्ति जो लागत है या प्रति इकाई जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसका एक उदाहरण आप और भी देख सकते हो। आप लोग पीजी हॉस्टल में रहते होंगे, है ना? आप देखोगे कि जब आप कभी 1-2 लोग अपना खाना बनवाओगे तो हो सकता है प्रति व्यक्ति आपका कॉस्ट पड़े 2500, 3000 कुछ भी, लेकिन जब आप 4-5 मित्र मिलकर बनवाना शुरू कर देते हो तो वैसे तो कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन 2500-3000 हजार से वो लागत कम होकर 1500 से 2000 तक भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपका भोजन पकाने आएगा या आएगी उसे तो आना ही है, तो वो प्रति व्यक्ति आपसे उतना ज्यादा चार्ज फिर नहीं लेते। आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी एक स्थान से सोर्स होकर आ जाता है, जो वेस्टेज है वो भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। तो ये कारण है। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल। अब एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक बिजनेस, एक उद्योग अभी तक 20-25 शर्ट बना रहा है प्रतिदिन। सोचिए कि वो अपनी क्षमता थोड़ी बढ़ा दे और बढ़ाकर जो है शर्ट्स या जो भी यूनिट वो उत्पादन कर रहा है वो अधिक करना शुरू कर दे। उसने अपना पूरा सेटअप बनाया हुआ है, उसके पास लेबर भी है, कहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी सब क्लियर है। तो क्या होगा कि थोड़ा अतिरिक्त लागत ऐड होगी, लेकिन उस लागत से उसका उत्पादन और बढ़ जाएगा, और ना सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि प्रति शर्ट या प्रति यूनिट लगने वाली लागत भी कम हो जाएगी। तो समस्या क्या थी? संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनंत है। तो हमें क्या करना है? इन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करना है कि बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो। अब ये भी एक लेवल तक काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप अनंत स्तर तक उत्पादन बढ़ाए जाएंगे तो प्रति यूनिट आपकी कीमत या लागत कम होती चली जाएगी। नहीं, फिर एक नई कंसेप्ट के साथ आते जिसे कह दिया इकोनॉमी ऑफ स्कोप। ये क्या कहता है कि अब आप एक ही प्रोडक्ट तक सीमित ना रहो। एक जैसे जहां आपको रॉ मटेरियल एक प्रकार का चाहिए, जो आपने लेबर रखा है उसमें भी एक ही प्रकार की स्किल चाहिए, लेकिन उसके आसपास अगर कोई दूसरा भी प्रोडक्ट है तो आप क्या कीजिए? अपनी रणनीति को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। जैसे आप शर्ट बनाते हो, मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, आप वेस्ट जो बच रहा है आप उसे टाई बनाना शुरू कर दीजिए, आप उससे रुमाल बनाना शुरू कर दीजिए, है ना? आप वैसे भी वस्त्र निर्माण कार्य में हैं, आप जो है शर्ट के साथ पैंट बनाना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा? संसाधन जो वेस्ट हो रहे थे वो नहीं होंगे और उत्पादन में दक्षता आएगी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, और यही है जिनका समाधान करने की कोशिश कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। यानी जो भी समस्या है उनको लेकर सिद्धांत, थ्योरी इत्यादि जो आती है वो कहाँ आती हैं? अर्थशास्त्र में आती हैं। यानी अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन हम बात करते हैं, और वो सब्जेक्ट या वो डिसिप्लिन क्या करता है? अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? संसाधन सीमित है और इच्छाएं अनंत है। इस समस्या का समाधान देने की कोशिश कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। और फिर अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप जो हमें दिखाई दे रहा है। यानी जो उत्पादन हो रहा है, जो उपभोग हो रहा है, जो वितरण हो रहा है, वो सब मिलकर क्या कहलाता है या किसका हिस्सा बनता है? हमारी
अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता है। इसीलिए अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, आपने ये जरूर सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, रूस की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, लेकिन क्या कभी आपने अर्थशास्त्र अलग अलग सुना है? चीन का अर्थशास्त्र, रूस का अर्थशास्त्र, क्योंकि अर्थशास्त्र अलग अलग नहीं है। अब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को उठाकर आप अपने यहां किस प्रकार से उत्पादन कर रहे हो, किस प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहे हो, इससे आपका उत्पादन, उपभोग और वितरण का पैटर्न बदल जाता है। इसलिए आपकी अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से अलग हो जाती है। और ये जो इतनी कहानी मैंने सुनाई, उसके पीछे कारण आपको ये बताना था कि यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, बल्कि आपको क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था पढ़नी है। यानी जो चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, जो राष्ट्र के महत्व की चीजें हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा संकल्पनाओं या सिद्धांतों के बीच आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, और जितना होगा उतनी चीजें आपको क्लासेस में क्लियर करवा दी जाती हैं। दूसरा, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमी। कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस है दोनों में, माइक्रो और मैक्रो? वैसे शाब्दिक भाव आप क्या समझते हैं माइक्रो और मैक्रो का? छोटा कौन है? माइक्रो। तो मतलब देखिए, अर्थव्यवस्था में हम सब एजेंट हैं। एजेंट कैसे हैं? हम ही तो निर्णय ले रहे हैं, हमें क्या पसंद है ना, क्या हमें खरीदना है, हमारा व्यवहार। दूसरा, उद्यम, उन्हें क्या उत्पादन करना है। तो जब हम छोटे स्तर पर एक व्यक्ति, एक उद्यम, उन्होंने किस तरह से निर्णय लिया, उनका किस प्रकार का व्यवहार था, किस प्रकार का दृष्टिकोण था, इसकी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? माइक्रो इकोनॉमी की, जिसे हम हिंदी में व्यष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं, इसमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं। कुछ बेसिक सी चीजें क्या? मांग आपूर्ति का नियम आपको पता होना चाहिए। विशेष प्रकार की वस्तुएं होती है, उनकी मांग, मूल्य और जो है आय में किस प्रकार का सहसंबंध देखने को मिलता है। ये कुछ स्पेसिफिक यूनिट है जो आप क्लासेस में कवर करेंगे, सिर्फ उनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुखतः जो हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो मतलब बड़े स्तर की, इसे समष्टि अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता। अब इसमें क्या क्या आएगा? आपकी जीडीपी किस प्रकार की है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या प्रदर्शन है, मुद्रास्फीति की स्थिति आपके यहाँ क्या है, रोजगार बेरोजगारी की स्थिति आपके यहाँ क्या है, व्यापार किस प्रकार से चल रहा है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं जो संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, वास्तव में ये सारी चीजें हम किसके तहत पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमी के तहत पढ़ते हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था के तहत पढ़ते हैं। और यही है 90% तक इकोनॉमी का हिस्सा जो एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि दो बातें हमें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि एक तो हमें क्या नहीं करना, हमें अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। बहुत ज्यादा सिद्धांतों की जटिलताओं में उलझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक इंडिविजुअल का व्यवहार, एक बिजनेस का व्यवहार, उनके निर्णय, यहां तक हमें जाने की आवश्यकता है ही नहीं। ये हम कब पढ़ते? जब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते। हमें क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमी की रोजगार बेरोजगारी में क्या पैटर्न चल रहा है, मुद्रास्फीति की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, अर्थव्यवस्था किस दिशा में हमारी आगे बढ़ रही है, व्यापार का क्या मामला बनता है, शेष विश्व से किस प्रकार का हमारा लेन देन चल रहा है। तो ये जो प्रमुख विषय है, इनको हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सिर्फ ये पता होने से कि अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इससे काम नहीं चलता। क्योंकि देखा गया है और अनुभव भी कहता है कि बहुत सारे बच्चे अपना बहुत सारा समय तो जो चीजें आवश्यक नहीं है उन्हें पढ़ने में व्यतीत कर देते हैं। इससे क्या है, जितना ज्यादा पढ़ोगे रिटेन करने की क्षमता उतनी ही कम हो जाएगी, और दूसरा समय का प्रबंधन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आवश्यक है कि जितनी चीजें जरूरी है उतना ही पढ़ो। अब्राहम लिंकन को सभी जानते होंगे। उनकी एक अत्यधिक जो है विख्यात कोटेशन है। कोटेशन क्या है? उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दोगे
तो 4 घंटों में मैं सिर्फ कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा। क्यों? यहां पर कुल्हाड़ी की धार का तात्पर्य क्या है? रणनीति या सोच समझकर निर्णय लेना कि आखिर पेड़ को काटना है तो कैसे काटना है। और धार तेज करोगे, जितनी धार तेज यानी जितनी आपकी रणनीति बेहतर है, कम प्रयास या कम समय में भी इफेक्टिवली आप उस कार्य को कर देंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसी बारे में कुछ और भ्रांतियां हमें देखने को मिलती हैं, और वो भ्रांतियां क्या है? एक सेकेंड। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इकोनॉमी में वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। अर्थव्यवस्था चलिए समझ लिया कि हमें प्रमुखतः मैक्रो इकोनॉमी पढ़नी है, समष्टि अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और अर्थशास्त्र तो हमें कहीं ज्यादा छूने की आवश्यकता है ही नहीं, जितना है उतना आपको बता दिया जाएगा। अब अर्थव्यवस्था भी अगर पढ़नी है तो उसमें क्या पढ़ना है? हमें आंकड़े पढ़ने हैं, हमें विश्लेषण पर ध्यान देना है, फिर हमें अवधारणाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है? क्या लगता है अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे अर्थव्यवस्था का नाम सुनते ही मन में आया धन या पैसा, तो धन या पैसा हम गिनेंगे, है ना, कितना है हमारे पास, तो आंकड़े जरूरी हैं, ऐसा है? अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर कंसेप्ट ही आपको क्लियर नहीं है तब ना तो आप विश्लेषण कर पाएंगे और ना ही जितने जरूरी हैं उतने आंकड़ों को भी रिटेन कर पाओगे। सिर्फ आपको कोई एक पेपर दे दे, तथ्य 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 रटने जाना, आपको कितना तथ्य याद करोगे? लेकिन अगर आपको ये पता हो कि अच्छा ये तथ्य यहां से जुड़ा हुआ है, ये तथ्य आज हमारे सामने इस प्रकार से आया है, पहले की तुलना में मामला इस प्रकार से बदल गया है, दिमाग में एक छवि बनी, छवि बनेगी तो जो जरूरी तथ्य हैं उनको रिटेन करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो सदैव ध्यान रखना है। और जब पीवाईक्यू अभी हम देखेंगे तो आप देखोगे कि अगर आपको 12 महीने में इफेक्टिवली बाकी सारे विषयों के साथ साथ इकोनॉमी की भी तैयारी करनी है तो ये समझना पड़ेगा कि अवधारणाएं इकोनॉमी की है। अब किस किस प्रकार की अवधारणाएं हैं? बहुत छोटी छोटी आम अवधारणाएं, जैसे आज के समय में अगर आज का न्यूज़पेपर आप देखोगे तो बहुत सारी टर्म्स आपको चर्चा में मिल जाएंगी, या विगत कुछ दिनों का भी न्यूज़पेपर आप देखोगे या न्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी वाक्यांश टर्मोलॉजी मिलेगी। जैसे एक तो सुना होगा ट्रेड वॉर, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि ट्रेड वॉर है क्या, किसे कहते हैं ट्रेड वॉर, क्या है ट्रेड वॉर? सुना तो सबने है, लेकिन भाव क्या है? ठीक है, व्यापार को लेकर इस प्रकार के नीतिगत उपकरणों का इस्तेमाल करना जिससे राष्ट्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है और अपने बाजार का संरक्षण करना और दूसरे तक अपने अधिक से अधिक उत्पाद पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड वॉर के नाम से जानते हैं। बहुत ही आम तरह के जो आप दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं, मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने अभी बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। अब आपने बार बार जब भी ट्रम्प महोदय को सुना होगा, आपने रेसिप्रोकल टैरिफ सुना होगा। क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ? आपने हम पर लगाया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? रेसिप्रोकल। हम रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत हमसे मोटा मोटा औसत हम निकालें 56% हमारे उत्पादों पर आयात शुल्क लगाता है तो हम भी लगाएंगे। हम कुछ डिस्काउंट दे देंगे, हम 56 नहीं 27, 26 कुछ भी % लगाएंगे, लेकिन हम भी लगाएंगे। आम टर्म है। बेरोजगारी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सारी टर्म्स हम बार बार सुनते रहते हैं। बेरोजगारी का भाव क्या होता है? अगर भाव ही नहीं पता तो बेरोजगारी के आंकड़े याद रख पाओगे? बेरोजगार कौन है? जो काम करने योग्य है, सही है, जो कार्य के लिए उपलब्ध है फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा, जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी उसे कार्य नहीं मिल रहा, वो क्या कहलाएगा?
बेरोजगार कहलाएगा। आप लोग प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं है या उपलब्ध नहीं है। आप एक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मैं आपको कह सकती हूं कि आप लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगार में ऐच्छिक बेरोजगार होना जो है वो शामिल नहीं होता। अगर आप अपनी इच्छा से कुछ समय के लिए कार्य से दूर हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। अब जरा सोचिए, आपने एक आंकड़ा रट लिया, आपको पता ही नहीं कि इसका भाव क्या निकलता है। इसमें क्या वो लोग शामिल हैं जो कार्य करना चाहते हैं या वो लोग भी शामिल हैं जो कार्य नहीं करना चाहते? एक आम समझ क्या है कि बेरोजगार का मतलब जो कार्य नहीं कर रहा वो क्या है? बेरोजगार है। अपने गांव घर में यही तो कहा जाता है, देखो बेरोजगार घूम रहा है। हो सकता है वो कार्य करना ही ना चाह रहा हो, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम उसे बेरोजगार नहीं करेंगे। तो ट्रेड वॉर, रेसिप्रोकल टैक्स, बेरोजगार होना, मुद्रास्फीति यानी मूल्यों में निरंतर लगातार क्रमिक तौर पर वृद्धि होना, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अभी कल के न्यूज़पेपर में, अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखने की जहमत उठा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आने वाला है। उसमें फिर से क्या आया? अनुमान है कि रेपो रेट हम थोड़ा कम कर देंगे। अब रेपो रेट हम कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे, करने से जो होगा पता तो होना चाहिए पहले रेपो रेट है क्या। तो एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। यूपीएससी के जब आप पिछले साल 2024 के प्रीलिम्स के प्रश्न देखोगे तो कई सारे जो है की कंसेप्ट के बारे में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। आपको दे दिया स्थिर पूंजी, आपको दे दिया कार्यशील पूंजी, उसके साथ कुछ मैच दे दिए कि मैच मिलाकर हमें बताओ। अर्थव्यवस्था में प्राइमरी गतिविधि किसे कहेंगे, द्वितीयक तरह की गतिविधि किसे कहेंगे, तृतीयक तरह की गतिविधि किसे कहेंगे, कुछ एग्जाम्पल दे दिए और बताओ कि कौन सा सही से मैच हो रहा है। यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इस बात का मर्म ये निकलता है कि इकोनॉमी को समझना है तो भी संकल्पनाओं को समझना जरूरी है, अन्यथा आप आंकड़े छोड़िए, आप प्रश्न की मांग को भी नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा, आज भी चाहे मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं, चाहे मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं, मूल अवधारणाएं या कंसेप्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे जरूरी है इकोनॉमी में कि अपने बेसिक्स पर पहले ध्यान दो, उसके बाद अन्य चीजों की तरफ जाने की आवश्यकता है। अन्य चीजें क्या? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी तो एनालिटिकल स्किल्स आपको आएंगी। वरना जरा सोचिए, आपको पता ही नहीं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, और आप भारी भारी आर्टिकल पढ़ते जा रहे हो। कभी भी आप एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कर पाओगे कि देखिए अच्छा रेपो रेट घटा तो ये हुआ, बढ़ा तो ये हुआ, उल्टा हुआ तो ये हुआ, किससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ेगी, किससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति घटेगी। पहले पता तो होना चाहिए कि रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, और हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, बैंकों को अल्पकालिक तौर पर उधार देता है। तो आरबीआई ने अगर उधार देना महंगा कर दिया बैंकों को, तो सीधी सी बात है कि बैंक भी आगे जो उधार देंगे वो महंगा होगा। महंगा मतलब ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। अब आप मुझे बताइए, क्या बढ़ी हुई ब्याज दरों पर कोई उधार लेना चाहेगा? तो उधार लेना कम हो जाएगा। अच्छा, उधार लेना कम होगा तो क्या अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। धन की आपूर्ति तब बढ़ेगी जब उधार लेना सस्ता हो और ज्यादा से ज्यादा लोग, आम व्यक्ति या निवेशक उधार ले। तो जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता तब तक उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट या अप्लाइड, अब यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि रेपो दर क्या है, पूछेगी कि रेपो दर कम होने का प्रभाव होगा नंबर 1 धन की आपूर्ति बढ़ना, नंबर 2 धन की आपूर्ति घटना, या इस प्रकार के कुछ अन्य विकल्प भी बनाए जा सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जब भी आप इकोनॉमी को अप्रोच करें, पढ़ें, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है किस चीज पर? कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर, क्योंकि वहीं से एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगी और वहीं से अप्लाइड प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने की स्थिति में भी आप पहुंच पाएंगे। अब अगली बात आती है आंकड़ों की, क्योंकि एक सामान्य भ्रांति है कि इकोनॉमी है तो बहुत सारे आंकड़े हमें याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर किसी ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा या आप आगे करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी में पीवाईक्यू आप देखना,
आपको उन आंकड़ों की आवश्यकता है जो अत्यधिक वृद्ध स्तर के हैं। अगर मैं वृद्ध स्तर के आंकड़े बता रही हूं तो इसका मतलब वो आंकड़े जो आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे लेवल के हर एक आंकड़े या डेटा या तथ्य पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपसे अब कोई ये पूछे कि भारतीय जीडीपी का आकार कितना है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। आज नहीं पता, लेकिन जब आप पढ़ लोगे उसके बाद तो पता होना चाहिए, है ना। भारत में बेरोजगारी दर क्या चल रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने ये जरूर सुना होगा पिछले एक साल में कि निकट भविष्य में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाह रहा है। आपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इस बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री या प्रमुख नेता बार बार कहते हैं कि देखिए, निकट भविष्य में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो फिलहाल कौन सी पोजीशन पे है ना। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भाव क्या निकलता है। अच्छा, एक आपने सुना होगा परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी खरीदने की क्षमता, जिसे क्रय शक्ति क्षमता के नाम से जानते हैं। उस मामले में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बार बार आपने सुना होगा एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, यानी वो उद्योग तो छोटे स्तर के हैं। अब उनके योगदान की बात होती है कि अर्थव्यवस्था में उनका योगदान उत्पादन में इतना है, निर्यात में इतना है। जीडीपी में 30% योगदान है, निर्यात में 45-46% योगदान है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी इतनी सारी बातें सुनकर डरना या कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वो तथ्य हैं जो बार बार चर्चा में आते हैं। आपको बहुत डिटेल में जाकर हर एक अंतिम आंकड़े को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप याद कर भी नहीं सकते, और अगर कर लिया तो वो क्षण भंगुर है। आज करेंगे, कल भूल जाएंगे, परीक्षा तक नहीं लेकर जा पाएंगे। तो पहला काम करना है कि पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए और देखिए कि वास्तव में तथ्यों का कितना इस्तेमाल हो रहा है और कितने तथ्यों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और किस प्रकार के तथ्यों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। प्रीलिम्स में यदा कदा यूपीएससी ने पिछले 8 से 10 सालों की बात मैं करूं तो 3 से 4 या 5 प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो आंकड़ा आधारित है, और वो भी बड़े वृद्ध स्तर के, कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी अर्थव्यवस्था, या जिसे हम जीडीपी कहते हैं, विश्व में कौन से स्थान पर किस मामले में आती, इतना तो आपको पता होना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इस तरह के ट्रेंड आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप सिलेबस और पीवाईक्यू को समझें और उनको समझकर अपनी रणनीति बनाएं कि आपको किस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले क्या पता चला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अवधारणाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि वहीं से अगर कोई जरूरी आंकड़े हैं, रिटेन करने की क्षमता आप में आएगी और वहीं से आप विश्लेषण कर सकते हो, और वहीं से आप देखोगे कि अगर किसी जगह पर किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता है तो एप्लीकेशन भी आप कर पाओगे। तो सबसे पहले ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत आंकड़े रटने हैं। इकोनॉमी को अगर आप ऐसे समझोगे कि कुछ कंसेप्ट है जिन्हें हमें समझना है, और कंसेप्ट की एक अच्छी बात है कि कंसेप्ट व्यक्ति आसानी से भूलता नहीं है। एक बार जो समझ में आ गया वो आ गया। अगर बैंक आरबीआई के पास पैसे रखे तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो, और जब बैंक जो है आरबीआई से उधार लें या आरबीआई बैंक्स को उधार दे तो उसे हम रेपो के नाम से जानते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो आप देखोगे कि ये समझ की बात है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां से जुड़े हुए जो प्रश्न आएंगे, रेपो, रिवर्स रेपो या और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उनको हल करने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छी बात है कि इकोनॉमी कंसेप्ट्स का एक विषय है, क्योंकि कंसेप्ट्स को समझना और लंबे समय तक रिटेन करना तुलनात्मक रूप से आसान कार्य होता है। अब रणनीति पर हम आए उससे पहले कुछ विगत वर्षों के प्रश्न और सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं। पढ़िए जरा क्या दिया गया है सिलेबस में, दिखाई दे रहा है? पढ़िए। ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। जॉन मेनार्ड किन्स का नाम सुना है? उनकी एक अत्यधिक प्रसिद्ध बुक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड
मनी। उन्होंने एक बात कही है, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। मैं इसका हिंदी रूपांतरण इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हिंदी रूपांतरण में इसका भाव समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसका भाव शाब्दिक नहीं है। ये इन्होंने क्यों कहा? उनकी जो ये पुस्तक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने क्या कहा कि अर्थव्यवस्थाएं जब खराब स्थिति में हो तब आवश्यकता है कि सरकारें हस्तक्षेप करें, वरना आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये अर्थ था इस वाक्य का, इन द लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, कि अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है। यही बात और यही कहानी PYQ एनालिसिस की है। अब इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो कोटेशन भी इकोनॉमी की ही आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आपने PYQ एनालिसिस नहीं किया, मुझे पता है कि मुझसे पहले जो 3 टीचर आए हैं उन्होंने भी आपको यही कहा है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि इसके बाद भी अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि अनुभव है। अभी जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं वो बार बार आके पूछते हैं कि समझ नहीं आ रहा इकोनॉमी में क्या पढ़ना चाहिए, समझ नहीं आ रहा इकोनॉमी में क्या पढ़ना चाहिए। पता है समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि PYQ एनालिसिस किया ही नहीं। और किया तो कैसे किया? आप YouTube पर जाना, विजन IAS हिंदी चैनल, बहुत सारे PYQ एनालिसिस डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगे। और सुझाव भी है कि जो बच्चे नए हैं एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना। लेकिन क्या देखने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको नोटबुक लेकर वहां से जो ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट की है वो लिखनी पड़ेंगी। और जब लिखा है उनको पढ़ते टाइम याद रखोगे तब वो PYQ एनालिसिस आपके काम आएगा। अन्यथा आपने देखा और आप भूल गए, फिर से जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो हर एक चीज पर उतना ही ध्यान दे रहे हो। आपको पता ही नहीं कि ये 3 यूनिट है जहां से प्रीलिम्स में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये 4 यूनिट है जहां मेंस में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भूल चुके हैं और फिर से पूरी पुस्तक को पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भूल हर बच्चा कर रहा है, सिर्फ वो नहीं कर रहे जिनका सिलेक्शन हो रहा है। तो बार बार दोहराने के बावजूद भी अगर इस चीज का महत्व नहीं समझ रहे तो वो किसके समान है? वो उस डाली को काटने के समान है जिस पर आप खुद खड़े हैं। तो सबसे जरूरी है, सबसे पहला काम है PYQ और सिलेबस को समझना। जैसे प्रीलिम्स का सिलेबस यहां पर आप देख रही हो कितना कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, लेकिन जब आप प्रश्न देखोगे तो नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सिलेबस कॉम्पैक्ट है, इसे आपको खोलने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो एक एक यूनिट और सब यूनिट को लिखिए और फिर आप तैयारी शुरू कीजिए कि देखिए ये यूनिट ये है, इसमें ये टॉपिक्स है, इनको मुझे पढ़ना है। पहले ये तो पता हो कि पढ़ना क्या है। सिलेबस तो क्या दे दिया है? आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। अब देखोगे कि आर्थिक और सामाजिक विकास में जितने सारे टॉपिक आप पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था, GDP, कंसेप्ट, अवधारणाएं, नॉमिनल GDP, रियल GDP, जितनी सारी चीजें हैं वो सब आर्थिक विकास में आ जाती हैं। गरीबी या समानता, इसके इर्द गिर्द जितने सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, सतत गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल। यानी जो सिलेबस आपको 2 लाइनों में दिखाई दे रहा है वो सिलेबस अपने आप में काफी डिटेल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सिलेबस की डिटेलिंग करनी है। एक अच्छी बात है कि UPSC ने मेंस के लिए सिलेबस की डिटेलिंग करके आपको दी है। यहां पर क्लियरली बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी योजनाएं रही, संसाधन प्रगति के मामले में क्या है, समावेशी विकास की स्थिति क्या है, बजट, मुख्य फसलें है ना, फसल प्रणाली इत्यादि। आप देखोगे किसानों की सहायता, भंडारण, परिवहन, विपणन से जुड़े हुए अनेक प्रकार के मुद्दे। अच्छा, सरकार कृषि क्षेत्र को सहायता भी देती है, MSP तो आप सभी ने सुना ही होगा।
तो ये सारी चीजें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पीडीएस, जिसके तहत लोगों को फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, खाद्यान्न मिल रहा है। तो कार्य सीमाएं, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण, कोई भी कृषि का रॉ मटेरियल है उसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो किस में आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग में। टमाटर को आप किस रूप में खा रहे हैं, टमाटो केचप, तो वो किसका एग्जाम्पल है या किस इंडस्ट्री के तहत ये रूपांतरण हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसको लेकर सारी बातें, भारत में भूमि सुधार हुए, उदारीकरण जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, साथ ही बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। यानी मेंस में आपको सारे टॉपिक्स क्लियरली डिटेल में दिए गए हैं। तो क्या समझ में आया कि ठीक है, मेंस के टॉपिक क्लियर है, एक एक बात डिटेल में यूपीएससी ने आपको दिया। जैसे जरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देखिए, ओवरऑल नहीं दिया कि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ना है, नहीं, क्लियरली बताया स्कोप क्या है, महत्व क्या है भारत में, है ना, आपूर्ति श्रृंखलाएं किस प्रकार की हैं। तो अलग अलग बातों पर आपको ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। यानी सिलेबस से हमें समझ में आया कि प्रीलिम्स के सिलेबस को हमें ब्रेक करना है, मेंस का सिलेबस ऑलरेडी हमें डिटेल में दिया गया है। मेंस में अगर आप जो दिया गया है एक एक टॉपिक उठाकर काम कर लेते हो तो आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स में ब्रेक कीजिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी हैं। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस देखिए, ये विगत 8-10 सालों में पूछे गए सारे प्रश्न तो है नहीं, बट सैंपल के तौर पर कुछ 8 से 10 प्रश्न प्रीलिम्स के हैं और कुछ 8 से 10 क्वेश्चन ही मेंस के हैं। पढ़िए इस प्रश्न को, उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, पढ़िए। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। एग्रीम कहते हैं एडवांस को, जमा डिपॉजिट जो आप लोग बैंक में करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट, मांग और अल्प सूचना मुद्रा। अब ये प्रश्न किस पर आधारित है, कंसेप्ट पर आधारित। और कंसेप्ट क्या है कि बैंक की असेट क्या होती है। अगर आपको पता है तो आप यहां से उत्तर खोज दोगे। बैंक के लिए असेट क्या होती है, बैंक ने जहां निवेश किया होता है या बैंक ने किसी को लोन दिया है, वो बैंक को वापस मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या है, बैंक की असेट है। हम अपना धन जो बैंक में जमा करके आते हैं वो बैंक की असेट नहीं है, बल्कि क्या है, लाइबिलिटी है। जरा सोचिए, आपका एक मित्र कहे कि मेरे 10,000 रुपए लीजिए और 1 माह के लिए अपने पास रख लीजिए, तो क्या वो आपकी असेट हो गई, नहीं, वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि जब आपका दोस्त मांगेगा तो आपको चुकाना पड़ेगा। तो सिंपली एक असेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट है जिस पर आधारित ये प्रश्न है। और दूसरी बात आपने देखी, जब रियल लाइफ के उदाहरणों से चीजों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीजों को समझ पाना भी आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ये जो प्रश्न है ये अभी जो वर्ष गया 2024 में प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा है। देखिए जरा प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म क्या है, आर्थिक गतिविधियां, अच्छा, कृषि उत्पाद का भंडारण क्या द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, प्राथमिक में आएगा, तृतीयक में आएगा, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक गतिविधियां किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं और तृतीयक किसे कहते हैं। जो व्यक्ति को प्रकृति या पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है वो किसके तहत आता है, प्राथमिक, जैसे कृषि, खनन इत्यादि। जहां हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, वो किसके तहत आता है, द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ उसी में हम मूल्यवर्धन कर रहे हैं, उसी के द्वारा हम उत्पादन करने की कोशिश करें। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जहां चीजों में जैसे कपड़ा बना किसके तहत, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेस हो रहा है किसके तहत, मैन्युफैक्चरिंग के तहत, कंस्ट्रक्शन इत्यादि निर्माण चल रहा है, सब किसके तहत आता है, द्वितीयक क्षेत्र के तहत आता है। अच्छा, तृतीय क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र, जो प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं कर रहा लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक उत्पादन कर पाए इस हेतु सेवा देने का काम करता है। जैसे परिवहन में आपको दिखने में बस दिखती है, दिखने में मेट्रो या ट्रेन दिख रही है, लेकिन वो क्या है, क्या दे रहे हैं आपको, सेवा दे रहे हैं, परिवहन सेवा। बैंक क्या दे रहे हैं, बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं। तो क्या वो डायरेक्टली कुछ उत्पादन कर रहे हैं, नहीं, वो बैंक या वित्तीय सेवाएं आपको मिल रही हैं ताकि उनका लाभ उठाकर आप उत्पादन कर पाए।
परिवहन सुविधाएं आपको मिल रही हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपने उत्पादन को दक्ष बना पाए। तो आप देख रहे हो एकदम बेसिक के स्तर पर कि मूलभूत अवधारणाएं हैं। आगे देखिए, ये भी 2024 में ही पूछा गया है। मेन कंसेप्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं और स्थिर पूंजी किसे कहते हैं। तो एक बिजनेस के लिए स्थिर पूंजी क्या है? जो उसने निवेश किया है, जो वो स्थायी तरह की असेट क्रिएट कर रहा है, और कार्यशील पूंजी वो जो डे टू डे गतिविधियों में इस्तेमाल होती है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है दिए गए कंसेप्ट से सही से मैच हो रहा है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि कंसेप्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और ये तो आप सभी ने सुना होगा। डिमोनेटाइजेशन, अचानक से रात्रि के समय में घोषणा होना, सभी को याद होगा डिमोनेटाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की दिक्कतें सहन की होंगी। अब एक टर्म चर्चा में आती है, पहले भी थी टर्म, लेकिन किसी कारण से आप देखोगे करंट अफेयर का इकोनॉमी में काफी रोल है। करंट अफेयर में कुछ चर्चा में रहा तो कुछ चीजें ज्यादा चर्चा में आ जाती है। आपने सुना होगा कि ठीक है, हमने जब डिमोनेटाइजेशन किया तब आपने समाचार सुने होंगे कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। तो यहां पर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लीगल टेंडर आखिर होता क्या है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसी को लेकर 4 स्टेटमेंट दी गई है। तो लीगल टेंडर क्या है? आप देखोगे हमारे कोई भी आपकी जेब में नोट है, निकाल कर देखना कभी, क्या 500 का नोट है तो उसमें वास्तव में 500 के समान कोई वैल्यू है? वो तो एक कागज का टुकड़ा है। उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उस पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर हैं और लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसी से उसकी वैल्यू है, और वैल्यू इसलिए है क्योंकि सरकार ने उसे लीगल टेंडर घोषित किया है। और लीगल टेंडर घोषित करने का मतलब है कि जिस करेंसी को सरकार ने लीगल टेंडर घोषित किया है, अगर मैं उसमें आपको जो है मूल्य चुकाना चाहूं और आप भी इसी देश के निवासी हैं, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आप इस रुपए में या इस करेंसी में या इस मूल्य वर्ग के नोट में मुझसे भुगतान नहीं लेंगे। यही होता है लीगल टेंडर का भाव, कि कोई भी व्यक्ति भुगतान लेने से इनकार नहीं कर सकता, है ना। अब इसमें भी बड़ी और सारी चीजें हैं जो आप क्लासेस में समझोगे कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड क्या। अब आप कहोगे किसी को भी 1-1 रुपए का, है ना, बोरा भर के हमें 50 करोड़ चुकाने हैं, तो सामने वाला मना कर सकता है। उसकी लिमिट है कि आप ये जो छोटे मूल्य वर्ग के नोट हैं इनमें कितना भुगतान कर सकते हो। तो ये चीजें आगे आप डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, अप्लाइड प्रश्न देखिए, आपसे कोई कंसेप्ट नहीं पूछा गया। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो, अच्छा ब्याज दरें घट गई अर्थव्यवस्था में, मतलब पैसा लेना सस्ता हो गया। अब अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा, उम्मीद है बढ़ेगा। सरकार का कर संग्रह बढ़ेगा, हम प्रत्यक्षतः नहीं कह सकते। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा, तो उम्मीद बनती है। तो आप देख रहे हो, अभी उत्तर अगर नहीं भी आ रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ उदाहरण से देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो अप्लाइड तरह के प्रश्न भी यूपीएससी काफी सारे पूछती है। और करंट अफेयर तो है ही है, करंट अफेयर को कैसे कहां से कवर करना अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। करंट अफेयर में एक टर्म चर्चा में रही, व्यापारी छूट दर। पूछ दिया गया 4 ऑप्शन देकर कि व्यापारी छूट दर को इन 4 विकल्पों में से कौन सही से वर्णित कर रहा है। यानी आप देखोगे कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे उसके माध्यम से हमें पता चला कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यूपीएससी अप्लाइड तरह के प्रश्न भी पूछती है कि ये होगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, वो होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। ये सिर्फ सैंपल क्वेश्चन है, इतने ही प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? यहाँ ये प्रश्न डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछ लिया गया। अच्छा, हमने कुछ मूल्य वर्ग के नोट वापस लिए, है ना, उसके बाद 500-1000 के बाद हम 2000 को लेकर भी ये करते हैं। तो बार बार ये टर्म्स चर्चा में आ जाती है, लीगल टेंडर। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया गया, यानी करंट अफेयर से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, करंट अफेयर के चलते कोई टॉपिक या कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यूपीएससी वहां से भी प्रश्न पूछ सकती है। और इकोनॉमी तो है ही करंट का विषय, डायनामिक है, दिन प्रतिदिन चीजें बदलती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रश्नों से ऑब्जर्वेशन निकालनी है। जैसे अभी मैंने कुछ ही प्रश्न दिखाए, क्योंकि मैंने तो सारे प्रश्न देखे हैं, तो कुछ और ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहूंगी, और इसी दिशा में आपको काम करना है। आप प्रीलिम्स के प्रश्न देखना,
10 सालों के प्रश्न आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2-3 यूनिट है जहां से यूपीएससी ने सबसे ज्यादा प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे, उनमें पहली यूनिट है मुद्रा एवं बैंकिंग। अब मुद्रा और बैंकिंग के साथ मुद्रास्फीति भी जुड़ जाती है और इनको मर्ज करके भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न बने हैं। मोटा मोटा 10 सालों में 40 से 50 प्रश्न यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इस यूनिट से पूछे हैं। एक साल में लगभग 15 से 20 प्रश्न अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ रही है, 10 साल में एक यूनिट से 40 से 50 के बीच प्रश्न हो गए, तो मोटा मोटा अनुमान क्या निकलता है कि एक साल में एटलीस्ट 4 के आसपास प्रश्न अकेली उस यूनिट से आ रहे हैं। अगर आपने इन जो यूनिट है या इनका जो मर्जर या समन्वय इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो 3-4 प्रश्न आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे बाह्य क्षेत्रक, भारत शेष विश्व से लेन देन करता है, आयात निर्यात चलता रहता है, मतलब बाहर से हम चीजें खरीद कर लाते हैं, यहां से बाहर भी भेजते हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे आयाम है। ये यूनिट है जहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पिछले 10 सालों में 40 के आसपास प्रश्न पूछे। तो इसी तरह के ट्रेंड निकालने हैं, कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या यूपीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही है। अच्छा, डिटेल में जा रही है तो कहां जा रही है, वो टॉपिक्स जो अत्यधिक चर्चित हैं वहां यूपीएससी डिटेल में जाती है। जो उतने चर्चित नहीं रहे, मोटा मोटा चर्चा में आए, वहां आप देखोगे यूपीएससी डिटेल में नहीं जा रही। सिर्फ मर्चेंट छूट दर क्या है इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, क्या दर किस रेट से लग रही है, कौन लगाता है, क्या करता है, इतनी जानकारी यूपीएससी ने आपसे नहीं मांगी है। तो यही पीवाईक्यू एनालिसिस है। प्रीलिम्स के प्रश्न देखोगे तो पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर और सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि आज आप भी देखते हो कि आपके आसपास लोग स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करना शुरू कर दिए, एसआईपी, म्यूचुअल फंड लोग खरीद रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं वहीं से प्रश्न यूपीएससी भी आपसे पूछने की कोशिश करती है, क्योंकि जो चीजें आपके नजदीक हैं वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह से ट्रेंड निकालना है और ये निकला हुआ ट्रेंड आपके पास 10, 15, 20 जितने भी पॉइंट निकल कर आए रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें पहले ट्रेंड को पढ़ें, ताकि उसी आधार पर फोकस होकर पढ़ने की कोशिश करें, इधर उधर अपनी एनर्जी को डाइवर्ट ना करें। अब जरा मेंस के प्रश्न देखिए। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा 15 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर। 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन मेथड चेंज हुआ था, यूपीएससी ने प्रश्न पूछ दिया। आगे देखिए, पूंजी बजट और राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूंजी बजट, राजस्व बजट, सरकारी बजट जब हम पढ़ते हैं उसके तहत पढ़ते हैं, तो आपको उसमें अंतर बताना है। अच्छा, अगला देखिए, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, जहां मांग और आपूर्ति प्रमुख निर्धारक हो, उसे हम क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। जहां सरकार का हस्तक्षेप ना हो। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मांग और आपूर्ति भी है, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है वहां सरकार हस्तक्षेप भी करती है। तो प्रश्न पूछा है बाजार अर्थव्यवस्था, मतलब सब हमने बाजार के हाथ में छोड़ दिया। क्या ऐसे में समावेशी विकास संभव है। अब समावेशी विकास क्या होता है, वो विकास जो सबका हो। एक राजनीतिक स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। मतलब समावेशी विकास का मतलब है कि जो निचला तबका है, जो सुभिद्ध है, सामाजिक आर्थिक तौर पर जो उतने सशक्त नहीं हो, उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। अब ठीक है, प्रश्न आप समझ लेंगे, छोड़ देते हैं इस बात को। लेकिन देखिए, अगर आपको बाजार अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास कंसेप्ट ही नहीं पता, तब ये प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, क्या आप कभी समझ पाओगे, नहीं। आगे देखिए, करंट अफेयर का रोल। क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही के दिनों में वी आकार का पुनरुत्थान अनुभव किया है। क्या समझ में आ रहा है। अब ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपसे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या कोई भी टर्म प्रीलिम्स में उठाकर पूछ दिया, स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको उनमें से सही का चयन करना है। मेंस के लिए आपको इकोनॉमी की समग्र समझ चाहिए। अगर आपको यह बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वी आकार, मतलब पहले तेजी से अर्थव्यवस्था नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, अगर ये
हुआ है भारत में या नहीं आपको बताना है, तो क्या एक तथ्य से काम चल जाएगा? नहीं। पूरे वर्ष में अर्थव्यवस्था में किस तरह का जो है व्यवस्था बनी रही है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को जानने से आपका काम नहीं चलेगा। हो सकता है वहां से भी यूपीएससी प्रश्न पूछ ले, कोई योजना आई हो सरकार की, वहां से प्रश्न पूछ ले, लेकिन उसके साथ साथ विगत 1 से 1.5 सालों में अर्थव्यवस्था किस तरह की स्थिति में रही है, किस तरह का उतार चढ़ाव आया है, इसकी व्यापक समझ होना भी जरूरी है। अब जब आपको ये पता ही नहीं, जब आपने पीवाईक्यू देखे ही नहीं, तो आप करंट अफेयर को पढ़ते टाइम इन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। आगे देखिए, हाल ही के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। आपको पता भी होना चाहिए कि हाल ही के वर्षों में, है ना, आप देखोगे हाल ही के दिनों में आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है कि श्रम उत्पादकता बढ़ी है या घटी है, स्थिति क्या है, तभी तो कहीं जाकर आप उत्तर दे पाओगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंसिडेंट्स को जानना जरूरी नहीं है, अपितु क्या जानना जरूरी है? ओवरऑल किस एक मद या चर, इकोनॉमी में आइटम को मद या चर के नाम से जानते, उसके मामले में क्या स्थिति रही है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या स्थिति रही है। ये प्रश्न और पढ़िए। देश में आयु संभाविता में आई वृद्धि से समाज में नई चुनौतियां खड़ी हो गई। आयु संभाविता क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कि कोई भी जन्म ले रहा है उसके कितने वर्षों तक जीवित रहने की संभावना है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वैसे तो हम समाज, सोसाइटी, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, इकोनॉमी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो अब चीजें लिंक करके भी आपसे पूछी जा रही हैं, तो इस दिशा में भी अपने आप को आपको जो है गतिशील करना पड़ेगा, अन्यथा प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये तो था मोटा मोटा। देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन हमने निकाली, क्या पता चला कि मेंस में भी कंसेप्ट जरूरी है, प्लस 2-3 कंसेप्ट उठाकर बाजार अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास जोड़ दिया। अब आप उसके बारे में उत्तर लिखिए। तीसरा, करंट अफेयर के विशेष घटनाएं ही नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट को भी जानना जरूरी है। चौथा, जब आप 10 साल के सारे मेंस के प्रश्न देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेंस में यूपीएससी कौन से पेपर में इकोनॉमी पूछती है? जीएस पेपर 3। अच्छा, लगभग कितने मार्क्स, कितने अंकों का वेटेज इकोनॉमी का है? 100 प्लस। कुछ कुछ सालों में तो ये 120 से भी ज्यादा चला जाता है, यानी 250 नंबर का अगर एक पेपर है और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंट भी है ना, साइंस टेक भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो उसमें हम रफली कह सकते हैं कि 45%, 40% के आसपास वेटेज किसका है? इकोनॉमी का है। अच्छा, अब जब आप सारे 10 सालों के प्रश्न पत्र देखोगे तो पता चलेगा कि जो लगभग 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, उनमें से भी जो लगभग 5 प्रश्न हैं वो कुछ ही यूनिट से पूछे जाते हैं, और उन यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो एग्रीकल्चर सब्सिडी, एमएसपी, यहां से जुड़ी हुई जो यूनिट थी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बार बार आपसे प्रश्न पूछ रही है। तो इससे हम क्या निकालते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम वो निकालते हैं। पढ़ना हमें सब है, लेकिन प्राथमिकता तो निर्धारित करनी पड़ेगी, तो जो जहां जितना जरूरी उतना ही वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे आप देखिए, कृषि विपणन, समेकित कृषि, फसल विविधता, बहुत सारे प्रश्न विगत। अच्छा, ये एक टर्म है जिसे हम क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रारूप के नाम से जानते हैं। पिछले 10 सालों में देखना, यूपीएससी ने सिर्फ एक इस टर्म फसल प्रारूप 3 से 4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। एक ही टर्म है, प्रश्न बदल जाते हैं लेकिन टर्म वही रहती है। कभी कुछ पूछ दिया उससे लिंक करके, कभी कुछ पूछ दिया। क्या होता है क्रॉपिंग पैटर्न? सब किसान परिवार से हैं, अधिकांश लोग कहीं ना कहीं देखा होता है। क्या है? एक निर्धारित भूभाग में एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आज ही आप जाकर अपने खेत में देखें, आपके पास कुल 10 हेक्टेयर जमीन है, 5 हेक्टेयर में ये उगाया हुआ है, 2 में ये, 3 में ये, है ना, तो वो क्या हो गया? आपकी भूमि का आज के दिन का क्रॉपिंग पैटर्न। अब ये बदल सकता है, बहुत सारे कारणों से बदल सकता है। वैसे तो क्लाइमेट है, जलवायु दशाएं हैं जो प्रमुख निर्धारक होनी चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, सरकार कहे कि हम आपसे आपका गेहूं और चावल एमएसपी पर खरीदेंगे और अच्छा एमएसपी देंगे, तो लोग उसी की खेती करना शुरू कर देंगे। बदल गया क्रॉपिंग पैटर्न। आज आप कुछ और उत्पादित कर रहे थे, कल कुछ और उत्पादन करने लगेंगे। जरा सोचिए, ग्राहकों की मांग बदल जाए, ग्राहक क्या कहें? बहुत हो गए कार्ब्स,
अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल पर जाएंगे, अब हम सुपर सीड्स खाएंगे, अब हम प्रोटीन खाएंगे, विटामिन खाएंगे। तो जैसी मांग वैसा ही उत्पादन, बदल गया क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न एक टर्म है जिससे आप देखोगे कि पिछले 8 से 10 सालों में 3-4 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ दिए गए हैं। मतलब इस टर्म को जानना और इसके संदर्भ में जो भी बदलाव हो रहे हैं उन पर नजर रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जरूरी है। सब्सिडी के बारे में, ई तकनीक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। फिर से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब्सिडी के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया गया है। भूमि सुधार ऐसी यूनिट है जहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जो समझाने का भाव है वो यही है कि पीवाईक्यू एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सोचते हैं और अधिकांश बच्चे यही सोचते हैं कि उनको लगता है कि इसमें क्या समय लगाएं, चलो ना इतने समय में सीधा हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। लेकिन इसकी कीमत अंततः आपको चुकानी पड़ती, क्योंकि कभी भी आप फोकस होकर नहीं पढ़ पाते। आज भी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होता, जो साल 1.5 साल से पढ़ चुके हैं, इतनी बार रिपीट करने के बाद कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, समझो, उसके बाद भी वो इसका महत्व नहीं समझते हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस जरूरी है। अब आपको क्या कैसे करना है उस बात पे आते हैं हम, कि अब ये तो ठीक है, समझ लिया कि इन इन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस क्या एक बार करने से काम चल जाएगा? क्या अभी आप लोगों की समझ इतनी है कि एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे? आपने इवन कोई वीडियो भी देख लिया तो भी सारी चीजें समझ जाएंगे? नहीं। तो अभी के लिए क्या करना है, समग्र तौर पर सारे विषयों का एक बार जो है सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस देखिए। ऐसा नहीं कि सबका साथ, जैसे मान लीजिए अभी आप निर्णय लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अब से जिन 2 विषयों के साथ हम तैयारी कंटिन्यू करेंगे उसमें एक है पॉलिटी और दूसरा है इकोनॉमी। तो पहले पॉलिटी और इकोनॉमी का सिलेबस और पीवाईक्यू एनालिसिस समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन जो है, या रिवीजन मैं नहीं कहूंगी, आप बेसिकली पढ़ ही रहे हो तो पहली बार का अपना अध्ययन एक बार पूरा कीजिए। आपकी थोड़ी समझ बनेगी जब आप मूलभूत कंटेंट या विषय सामग्री को पढ़ेंगे। फिर जब दोबारा आप पढ़ना शुरू करें तब फटाफट एक बार फिर से पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए। देखिए कि अब आपकी समझने की क्षमता में कितना बदलाव आया है। आप देखोगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन भी टाइम के साथ डेवलप होती है। जब आपको टॉपिक से नहीं पता तब आपकी ऑब्जर्वेशन भी उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जब आप थोड़ा पढ़ लोगे, फिर विगत वर्षों के प्रश्नों को देखोगे, तब समझोगे अच्छा ये मैंने पढ़ा था, यहां से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, ओह इसका भाव ये निकलता है। ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो एक बार बेसिक आप पीवाईक्यू और सिलेबस को एनालाइज कीजिए, देखिए क्या है। उसके बाद जब जब रिवाइज करें आप एक बार पीवाईक्यू को जरूर देखेंगे, और साथ ही जब अंत में आपको मोटा मोटा कॉन्फिडेंस बन गया है, सही है चीजें, फिर आपको बार बार हर बार पीवाईक्यू को देखने की जरूरत नहीं है पढ़ने से पहले। फिर क्या करोगे, जब भी कोई सब्जेक्ट का रिवीजन करना शुरू कर रहे हो, एनालाइज करके जो 20, 25, 30 ऑब्जर्वेशन आपने अपने पास लिख के रखी थी, सिर्फ उन ऑब्जर्वेशन को पढ़ो और उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो। जब रिवीजन कर लो, लास्ट में क्या करना है, जब रिवीजन कर लो तब पीवाईक्यू को सॉल्व करके देखो कि अब सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, एक बार गंगा नहा लिए, सारे पाप समाप्त, है ना। कुंभ नहाने वालों को भी ऐसा आभास हुआ होगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है कि एक तो पाप करना ही नहीं है, तो बार बार पीवाईक्यू एनालिसिस करते रहिए, और जो रिटन ऑब्जर्वेशंस हैं उनको भी पढ़िए, और रिवाइज करने के बाद जो भी यूनिट आपने पढ़ी, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, फिर से पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। अब आप इसे और भी छोटे स्तर पर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया मुद्रा और बैंकिंग, जो 10 ईयर 15 ईयर आपको मार्केट में पीवाईक्यू सेट मिलेंगे, उसमें यूनिट वाइज ऑब्जर्वेशन होती है। आपको एक बार में पूरी इकोनॉमी की ऑब्जर्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ कितना करना है, जो यूनिट आप शुरू कर रहे हो उस यूनिट के पीवाईक्यू देख लीजिए, और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जिस यूनिट के आप पहले पीवाईक्यू एनालिसिस किए हो, मतलब चीजें दिमाग में तरोताजा हैं, उसके बाद पढ़ोगे तो पढ़ने में आपको ज्यादा मजा भी आएगा और प्राथमिकताएं भी आपकी निर्धारित रहेंगी। और फिर उन प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए पढ़ने के बाद। जब भी आप इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी मोर एंड लेस सारे सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। आपको एक तो पीवाईक्यू एनालिसिस और सिलेबस की समझ को अपने अध्ययन में शामिल करना है, पहली बात। अब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे,
नोट्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कौन से हो सकते हैं? कुछ बच्चे आप लोगों में से हो सकता है क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करें, और बिल्कुल ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो क्या करें, एसएस यानी सेल्फ स्टडी। दोनों की रणनीति थोड़ी थोड़ी अलग होगी। पहले मैं उनकी बात करती हूं जो क्लासरूम प्रोग्राम के साथ तैयारी करने वाले हैं। देखिए, क्लासरूम प्रोग्राम के साथ आपको तैयारी करनी है, इसका सिंपल सा तरीका क्या है? जैसे अगर मैं विजन आईएएस का सिस्टम आपको बताऊं तो लगभग जैसे आपने क्लास अटेंड की, उन्होंने देखा होगा सैटरडे अराउंड पूरे वीक का प्लान आ जाता है। टीचर पढ़ा रहा था, वो आपको ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट क्लास में वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप क्लास में आए, आपके पास मेल आए कि कौन सी क्लास होने वाली है, आप जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसे घर से पढ़ कर आए। अब पढ़ के आने का भाव मैं ये नहीं कह रही कि संपूर्ण समझ आपको घर से ही लेकर आनी है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता हो कि उस टॉपिक में क्या है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको उच्च स्तर की रेफरेंस बुक्स जो आती हैं या क्लासरूम मटेरियल आता है वहां से टॉपिक पढ़ के आना है, नहीं। आपको कहां से पढ़ के आना है? बेसिक एनसीईआरटी से उस टॉपिक को पढ़ के आना है। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन बेसिक एनसीईआरटी की बात करूं तो भारत का आर्थिक विकास एक एनसीईआरटी है, और क्लास 12th की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी है। जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको बता देते हैं कि कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है और कितना आपको देखने की आवश्यकता है। टॉपिक को आप रिवाइज करके आए, कुछ है दिमाग में, थोड़ा बहुत है, पता है टॉपिक के बारे में, टीचर क्लास में पढ़ा रहा, आप सुनिए, आपका डाउट है पूछिए। उसके बाद घर जाकर फिर से उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। कैसे करना है? टीचर ने जो क्लास में क्लास नोट लिखवाए आप उन्हें रिवाइज करेंगे। आपको लगता है कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, देखिए यहां पर एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी, इसे भी मैं, क्योंकि आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, मैं ये मान के चल रही हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस के बिना आपको पता ही नहीं होगा कि क्या जरूरी इंफॉर्मेशन थी। पता चले जैसे आप रट रहे हैं वो सबसे खराब प्रकार की सूचना थी जिसे यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा। तो जाके जो जरूरी है ना, प्रिंटेड मटेरियल है, उनको साथ साथ एक बार देखिए। कुछ और आपको जरूरी जानकारी लगे, नोट्स के साथ सदैव आपको साइड में खाली स्थान छोड़ना है। खाली स्थान का मतलब इतने पार्ट में अगर आप लिख रहे हो तो इतना पार्ट खाली होना चाहिए कि कुछ भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर पाए। मतलब एक बार आप घर से पढ़ के आए, आपने क्लास में पढ़ा, घर जाके आपने रिवाइज किया, मोटा मोटा आपने 3 बार उस टॉपिक को देखा है। अब सोचिए कि सिर्फ आप क्लास के भरोसे आते, क्लास में जो पढ़ते, टीचर ने पढ़ाया सुनकर चले गए, क्योंकि आपको तो उस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। आपको सच मानिए आपकी ये भी समझ में नहीं आता कि मुझे प्रश्न क्या पूछना है। क्यों? क्योंकि आप कुछ पहले देखकर ही नहीं आ रहे। जब वो क्लास हो चुकी होती है तब आपको याद आता है कि अच्छा ये तो मेरा डाउट था। अब अच्छी रणनीति क्या, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं बताएंगे, बाद में भी बता देंगे, दूसरी क्लास के बाद भी बता देंगे, लेकिन आपका लर्निंग आउटकम बेहतर कब होता? जब आप पहले पढ़कर आते और जो बताया जा रहा था उसे समझते, और फिर अगर कोई डाउट बचता उसका वही समाधान हो जाता। तो पहले तो ये करना है कि पहले पढ़कर आइए, क्लास अटेंड कीजिए, घर जाकर एक बार रिवाइज कीजिए, और प्लस अगली क्लास में जो पढ़ाया जाने वाला है उसे भी पढ़कर आइए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरी बात, आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास में टीचर लिखवा ही रहा है, प्लस मैंने क्या बताया, कुछ और आपको जरूरी लगे वो चीजें आप साइड में टाइम टू टाइम ऐड करते चले जाएंगे। ये जो मटेरियल है जो आपने अपने हाथ से लिखा है, यही आपके प्रमुख नोट्स का काम करेगा। एक कहा जाता है संक्षिप्त नोट्स। संक्षिप्त नोट्स क्या है? जैसे मान लीजिए मुद्रा और बैंकिंग, टीचर भी क्लास में लिखवा रहा है, पढ़ा रहा, आप देखोगे आराम से 30, 40, 50 पेज हो जाएंगे लिखे हुए। अब अगर आपको उसे 1 या 1.5 घंटे में उस पूरी यूनिट को रिवाइज करना है तो क्या आप 50, 60, 70 पेज पढ़ पाएंगे? संभव नहीं है। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि जो की बातें थी, जो एक बच्चा भूलेगा, हो सकता है आप कुछ और भूले, हो सकता है आप कुछ और ज्यादा भूलती हो, तो अपने अनुरूप वो कुछ जो हाइलाइट्स है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हो गए, कुछ डायमेंशंस हो गए, उनको 2-3 पेज पे संक्षिप्त में लिख लेते। इन्हें हम कहते हैं संक्षिप्त नोट्स, और इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता तब पड़ रही होती है जब वास्तव में आप एग्जाम देने जाते हैं उससे कुछ दिन पहले। आप पूरी पुस्तकों को तो फिर से उठाकर रिवाइज नहीं कर सकते, तो ये शॉर्ट
शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको पे करते हैं, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत शुरुआत में ये नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, एटलीस्ट 5-6 महीने थोड़ा पढ़ लें, क्लासेस को चलने दें, क्योंकि नोट्स किस लिए होते हैं? रिवीजन के लिए। और रिवीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इस समय आपकी यही समझ पूर्णतः परिपक्व नहीं है कि एग्जाम के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, तो क्या बनाए गए आपके नोट्स परीक्षा की मांग को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जो ये ब्रीफ नोट्स है ना, ये आपको थोड़े समय बाद बनाने हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन आप कीजिए सब्जेक्ट का, जब सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करें तब आपको ये नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक है। दूसरे वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करेंगे। अब अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो भी शुरुआत किससे होगी? बेसिक एनसीईआरटी से। एक बार आपको क्या करना है, वही पूरा सिलेबस पीवाईक्यू समझकर बेसिक एनसीईआरटीज को अपने स्तर पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए थोड़ा कार्य जरूर बढ़ेगा, लेकिन हर बच्चे की अपनी लिमिटेशन होती है और जिसके कारण ही शायद वो क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता, तो थोड़ा हार्डवर्क भी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे कंसेप्ट टर्मोलॉजी में आप उलझेंगे, लेकिन आज के समय में तकनीक है, उसकी मदद से कुछ हद तक आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो पहली बार में जो बच्चा बिना क्लासरूम के आगे बढ़ रहा, आप सिंपली एनसीईआरटी को पढ़िए। एक ओवरव्यू मिला सब्जेक्ट का कि ये एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली, ठीक है। अब जब आप दोबारा से रिवाइज करो तब आपको क्या करना है, आप एक एक यूनिट को उठाओ, समग्र तौर पर नहीं पढ़ना, एक एक यूनिट। मैं फिर से एग्जांपल दूं, आपने मुद्रा और बैंकिंग उठाई, आपने एक बार फटाफट देखा कि एनसीईआरटी में मैंने पहले ये पढ़ा था, ये बातें इंपॉर्टेंट है। अब उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए हायर लेवल की बुक से। वो हायर लेवल की बुक डिपेंड करती है, आपको स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हो, आप किसी क्लासरूम प्रोग्राम के प्रिंटेड नोट्स का भी सहारा ले सकते हो। दोनों को जोड़कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने नहीं कहा कि फर्स्ट टाइम जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बनाओ, नहीं। जब दोबारा आप एनसीईआरटी और उच्च स्तर के मटेरियल को लिंक करके एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, उस समय फिर आपको अपने लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो क्लासरूम स्टूडेंट्स की तुलना में जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, उन पर ये दायित्व ज्यादा आ जाता है कि आपको एग्जाम की समझ हो। अन्यथा आपके बनाए गए नोट्स हो सकता है कि परीक्षा की मांग को पूरा ना कर रहे हो, तो आपने इतनी मेहनत की, आपने पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी आपको ज्यादा आउटपुट ना मिले। इसलिए बी केयरफुल कि आप अच्छे से सिलेबस को, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को समझें और उसी के बाद पढ़ें और उसी के बाद नोट्स बनाएं, ताकि आपके नोट्स परीक्षा की मांग को पूरा कर पाए। ये कार्य आपको करते हुए चलना है। अन्यथा क्या है कि इतना कुछ आपको पढ़ना है कि जो आज पढ़ेंगे वो 10 दिन बाद भूल जाएंगे, जो 10 दिन बाद पढ़ेंगे वो उसके 10 दिन बाद भूल जाएंगे। ये कहानी चलती रहेगी। तो कुछ रिटर्न नोट्स आपके पास होने चाहिए, जिन्हें उठाएं, देखें, तो हाँ ये कॉन्फिडेंस बने कि मैं इसे फटाफट रिवाइज कर सकता हूं और ये चीजें मैंने पढ़ी हैं। तो इस तरह से पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। और जो पीवाईक्यू एनालिसिस बताया था उसे भी जोड़ लेना है। आपने एक यूनिट पूरी की, पूरी करने से पहले फटाफट पीवाईक्यू देख लीजिए, पूरी करने के बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जैसे क्लासरूम जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट मिलता है, तो जो भी यूनिट आपकी पूरी हुई उससे जुड़े हुए टेस्ट को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको समझ आए कि आप सही दिशा में समझ भी रहे हैं या नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, और कमी है तो उस कमी को समय रहते ही आप दूर कर पाए। इतना आप बेसिक्स के साथ करते चलोगे। अगला मामला बनता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर इकोनॉमी में काफी जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, करंट अफेयर का सबसे मौलिक स्रोत क्या है? न्यूज़पेपर। वो हिंदी भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, घबराना नहीं है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो एक तो एडिटोरियल में कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जरूरी होते हैं, और दूसरा एक पेज होता है इकोनॉमी पेज, उसके आर्टिकल इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। लेकिन आप देखोगे कि हर दिन आपको सारे आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी। जैसे चूंकि अब टैरिफ वॉर का मामला काफी तेजी पकड़ा हुआ है, तो थोड़े से आर्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, वरना सदैव इतने आर्टिकल नहीं आते। जैसे देखिए कैसे पढ़ना है, मैं इंग्लिश पेपर का एक एग्जांपल देती हूँ। आपको नहीं समझ में आएगा हेडिंग पढ़ के कि ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, सब हेडिंग जरूर पढ़िए। द काउंटर स्ट्राइक, इससे समझ में आया कौन क्या कर रहा है? अब देखिए,
चाइनाज रेटिलिएशन टू ट्रम्प टैरिफ एड्स फ्यूल, मतलब समझ में आया कि ये जो टैरिफ वॉर है उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इकोनॉमी का है, महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसको आप पढ़कर देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आगे देखिए, अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड डिसऑर्डर, फिर से व्यापार की बात है। दूसरा आर्टिकल देखिए, लिविंग विद डेट। ये आर्टिकल बता रहा है कि भारत में आम लोगों पर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह का कोई ट्रेंड हो जो इकोनॉमी में बन रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एडिटोरियल में 2-3 आर्टिकल हमें इंपॉर्टेंट मिले। चलिए आगे हम इकोनॉमी की बात करते हैं। ट्रेड मिनिस्टर बिगिन एक्सपेंडिंग नाफ्टा, समझ में आ रहा है कि नाफ्टा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एआई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कोई भी डेवलपमेंट है उसे आपको देख लेना है। मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हर एक छोटी छोटी न्यूज जो इकोनॉमी पेज पर आती है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप देखोगे कई बार न्यूज आएंगी, टाटा ग्रुप का नेट प्रॉफिट इतना बढ़ा, उस कंपनी ने उसका एक्विजिशन किया, मर्जर किया, बहुत सारी इस प्रकार की न्यूज आएंगी। वो न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जरूरी नहीं है। अगर सरकार ने कोई कदम उठाया, आरबीआई ने कोई कदम उठाया, या फिर कोई न्यूज आर्टिकल ऐसा है जो चीजें मैक्रो इकोनॉमी से, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ है ना, आप देखोगे मुद्रा आपूर्ति के बारे में कुछ है, रोजगार बेरोजगारी के बारे में कुछ है, जीडीपी के मामले में कुछ है, तो ये सारे जो है व्यापार के मामले में कुछ है, अगर ऐसा कोई न्यूज आ रहा है या वैश्विक संगठन जिनके साथ भारत का कोई लेन देन है उसके बारे में कुछ है, तो वो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। और आप देखेंगे कि मोटा मोटा, चाहे मैं हिंदी न्यूज़पेपर की बात करूं चाहे मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करूं, समग्र तौर पर प्रतिदिन 5 से 6 आर्टिकल हार्डली आपको ऐसे मिलेंगे, एडिटोरियल में भी और इकोनॉमी पेज में मिलाकर, जो इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो जिस विषय में करंट अफेयर का ज्यादा रोल है उसके अनुसार चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। एक तो ये करना है। दूसरा, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आता है डेली न्यूज, है ना। अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी जरूरी बातें आपसे मिस हो जाएंगी, तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, डेली न्यूज वहां पर आता है, वहां से डेली न्यूज इंग्लिश और हिंदी जो अच्छी न्यूज होती है सबका ब्रीफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलता है, उसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आती हैं आपकी मासिक पत्रिकाएं, उनमें जो उस पूरे महीने में डेवलपमेंट हुआ होता है, जो जरूरी बातें हैं, वो सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पृष्ठभूमि के साथ मासिक पत्रिका में लिखी रहती हैं। तो वहां आप को कोई ऐसी शंका पालने की आवश्यकता नहीं है कि मैं एग्जाम की जरूरत से बियॉन्ड तो नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो चीजें जरूरी हैं उन्हीं को वहां पर लिखा जाता है। और जो क्लासरूम स्टूडेंट हैं उनको उन पर आधारित क्लासेस भी मिलती हैं और उसमें समझा दिया जाता है कि कहां पर क्या है और किस प्रकार की स्थिति है। तो न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिकाएं प्रमुख है। न्यूज टुडे आप देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज कुछ मिस हो जाती हैं, तो न्यूज टुडे में पीआईबी न्यूज़पेपर सब की जो अच्छी अच्छी न्यूज हैं वो दी जाती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती हैं, तो वो आपका काम हो जाएगा। अब एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, डेली न्यूज भी पढ़ना है, मंथली मैगजीन भी, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, तो घबराना नहीं है, तीनों एक ही है। तीनों एक इसलिए है, जो डेली न्यूज है, न्यूज़पेपर है, उसी से तो डेली न्यूज बन रहा है न्यूज टुडे, और जो प्रतिदिन की न्यूज जुड़ जाती है उन्हीं से क्या बनती है, मासिक पत्रिका। तो ये 3 बार हो रहा रिवीजन है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एक और सुझाव है, आप लोग नए बच्चे हैं अभी अधिकांशतः, अब जब सोचिए आपने इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स ही नहीं पढ़ी है, ट्रेड वॉर जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ, रिटेलिएशन, मतलब आपको पता ही नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ के या करंट अफेयर पढ़ के कितना समझ में आएगा। बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आने चाहिए ना। जीडीपी बढ़ गई, ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो ये तो समझ में आए कि जीडीपी ग्रोथ रेट कहते किसे हैं, कैसे ये बढ़ती है, कैसे ये घटती है। तो मेरा सुझाव ये है कि बिल्कुल आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर को देखते हुए चलें, लेकिन शुरुआत के कुछ माह, 4 से 5 माह तक, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, करंट से ज्यादा आपकी प्राथमिकता क्या होना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि जब स्टैटिक क्लियर होगा तभी एक्चुअल में करंट अफेयर समझ में आना शुरू होगा। लेकिन इसका भाव ये नहीं, देखिए यूपीएससी की तैयारी में दौड़ कुछ ऐसी है कि आपको साथ सब करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ, कभी कुछ थोड़ा ज्यादा करना है, कभी कुछ थोड़ा
कम करना है। तो शुरुआत के चरण में पढ़ना करंट अफेयर भी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो कंफ्यूज होकर गूगल कर करके उसको क्लियर करने के पीछे नहीं पढ़ना है। जितना समझ में आया प्रभु की कृपा से अच्छी बात है, नहीं समझ में आया छोड़ दो। जब स्टैटिक क्लियर होगा, मंथली मैगजीन आपके पास है, वहां जब आप रिवाइज करोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो तैयारी के किस समय किस चीज को प्राथमिकता देनी है, इसे समझना काफी जरूरी है। अगर अभी आप ना समझ में आते हुए 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहे और अपना समय न्यूज़पेपर में ही व्यतीत कर दिया, तो जिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मैं बात कर रही थी वो नहीं आ पाएगी। क्लियर है? तो पढ़ना कैसे है, करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना, और जब समझ में आने लगे करंट, है ना, स्टैटिक की भी क्लासेस हो चुके, तो जो आपके नोट्स बनेंगे या जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं वो जो अपने नोट्स बना रहे हैं, साइड में जो स्पेस है, व्यापार एक्सटर्नल सेक्टर में आपने लिखा, क्लास में नोट्स बनाए हैं, व्यापार के बारे में कोई नया डेवलपमेंट आया, आपने जो साइड में स्पेस छोड़ा है वहां पर आप उसे लिंक कर दीजिए। आपको लगता है कि न्यूज आर्टिकल इतना छोटा है कि मैं 1-2 लाइन में लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि नहीं, काफी सारी चीजें हैं, साइड में जो जगह छोड़ी है उससे काम नहीं होगा। 2 तरीके हो सकते, एक तो आप A4 साइज सीट ऐड कर दीजिए लिखकर, दूसरा तरीका आप कुछ मत लिखिए, सिर्फ ये लिख दीजिए कि ये मासिक पत्रिका पृष्ठ संख्या ये, ताकि जब आप अपना जो है नोट्स खोलकर बैठें तो मासिक पत्रिका में उस टॉपिक का करंट डेवलपमेंट जो है उसे भी खोलकर साथ ही पढ़ लें, ताकि इंटीग्रेट वे से तैयारी हो जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और रिवीजन तो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। रिवीजन की सामान्य स्ट्रैटेजी होती है कि एक बच्चा 2 विषय को एक साथ लेकर चलता है, लेकिन अभी रिवीजन से ज्यादा जरूरी ये है कि आप बेसिक्स के साथ शुरुआत करें। जब एक बार कुछ चीजों को पढ़ लोगे तब उसके रिवीजन की बात आएगी, अभी बात रिवीजन की नहीं है। अभी है शुरुआत करो और कुछ चीजों को आप कवर कर लो। कवर कर लो तो जो तरीका बताया, क्या है आपके पास रिटर्न नोट्स हैं, वहां से टॉपिक को पढ़िए। कहीं लग रहा है कि नहीं कुछ याद नहीं आ रहा, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, तो जो आपके प्रिंटेड नोट्स हैं उनको भी लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। रिवीजन का साइकिल सिंपली आपको क्या करना है, टेस्ट से लिंक कर लेना। आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, टेस्ट जब दो उससे पहले जो टॉपिक्स उस टेस्ट के लिए दिए गए हैं सबको रिवाइज कर लो, है ना, और उसके बाद टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि आपने सही से रिवाइज किया या नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। लगभग 15 दिन में आप एक टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है रिविजन का पैटर्न पूरा बना लेना है। जैसा शुरुआत में किसी ने बताया था कि सभी लोगों ने आपको बताया कि अभ्यास के बिना काम नहीं चलेगा, और ये बात सत्य है। और यही 2 बातें हैं, कौन सी, PYQ और सिलेबस का एनालिसिस और अभ्यास। कितना भी कह लो लेकिन फिर भी बच्चे इनको गंभीरता से नहीं लेते। आप पढ़े जा रहे हो, जरा सोचिए, आपने कभी टेस्ट देकर देखने की कोशिश ही नहीं की। प्रॉब्लम क्या आएगी कि पढ़ने के बाद भी हो सकता है प्रश्न सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि प्रश्नों का भाव समझना भी अपने आप में एक कार्य होता है। आप पढ़े जा रहे थे किसी और तरीके से, प्रश्न बन रहे हैं किसी और तरीके से। तो समय समय पर जब हम मॉक टेस्ट इत्यादि देते रहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। समय रहते ही हम सही कदम उठा सकते हैं। जब बिल्कुल परीक्षा के पास पहुंच जाओगे, जब समय कम बचा है, तब अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, और अगर आपने सही दिशा में चीजों को नहीं पढ़ा है, अभ्यास नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और जो बातें अभी सुनने में आपको उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही होंगी, जब आप 1 या 1.5 साल बाद इन बातों को याद करोगे तो बच्चे पता है क्या करते हैं, अंत समय में जाकर अटेम्प्ट स्किप करना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को जो है किसी ना किसी से तरीके से तो निर्दोष साबित कर ही देता है। निर्दोष कैसे कि इस साल तैयारी नहीं है, अगली बार तो जी जान लगा के। घर वालों को क्या तर्क दिए जाते हैं सब बताती हूँ। घर वालों को कहा जाता है फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है, इस बार कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, और वो कॉन्फिडेंस दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं बनता। और ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बहुत सारे बच्चे गंभीरता से तैयारी करते हैं, लेकिन बस जो छोटी छोटी मेहनत करनी होती है ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मेहनत, क्या, PYQ एनालिसिस ध्यान में रखकर पढ़ लें, है ना, थोड़ा पढ़कर मॉक टेस्ट दे लें, देकर देखें कि प्रदर्शन कैसा है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा थोड़ा काम करने से बच्चे बचते हैं और दिन रात अपने रूम में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते रहते हैं। देखिए, UPSC परीक्षा एकेडमिक्स वाली परीक्षा नहीं है, ये प्रतिस्पर्धी परीक्षा है। आपका परिणाम आपकी मेहनत पर तो निर्भर करता ही है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि अन्य का प्रदर्शन किस प्रकार का है।
तो पैसिव पढ़कर काम नहीं चलेगा, एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा और इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो परीक्षा की मांग को पूरा कर पाए। अगर ये लिंक नहीं बना तो चाहे आप 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, रिजल्ट आपके पक्ष में आए ऐसा सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए कुछ आम सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर चलना है। तो ये तो था बेसिक से जुड़ी हुई बातें। जब आप थोड़े दिन पढ़ लोगे, आपकी समझ बनेगी, तो आपको पता है इकोनॉमी है तो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, बजट भी आता है, सरकार की नीतियां, रणनीति पता चलती है, सरकार की प्राथमिकताएं पता चलती है और वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो उनकी भी समरी आपको मिल जाती है ताकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें जरूरी है वहां से आप निकाल पाएं और आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनमें वैल्यू ऐड कर पाए। तो कभी भी जो है आलस्य में आने की कोशिश नहीं करनी है। और ये जो छोटे छोटे गैप्स हैं, मैं सच बता रही हूँ, बड़े अनुभव से बताई जा रही बातें हैं, ये छोटे छोटे गैप हैं जो आपकी सफलता और असफलता को निर्धारित कर देंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप इतने भी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ गैप्स नहीं भरे और अगर ये रह गए तब आप जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही समय है, ये आपको निर्धारित करना है कि समय का इस्तेमाल आपको किस प्रकार से करना है। तो सही ढंग से काम करोगे तो समय का प्रबंधन भी हो जाता है, क्योंकि समय सभी के पास सीमित है। सही रणनीति के साथ कोई इसका सदुपयोग कर लेता है और कोई सदैव अच्छे दिन आने का इंतजार करता रहता है। तो हर दिन अच्छा है, हर दिन का सदुपयोग करने की कोशिश करो और अपने आप को मोटिवेट या प्रोत्साहित बना के रखना इस तैयारी में काफी जरूरी है। सबकी रणनीति अलग अलग हो सकती है। आपको घर परिवार पर बात करके मोटिवेशन मिलता है, मित्रों के साथ बात करके मोटिवेशन मिलता है, कोई मोटिवेट करने वाली रील देखकर मोटिवेशन मिलता है ना, किसी मेंटर से, टीचर से बात करके मोटिवेशन मिलता है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, ये जो रील्स है, ऐसा नहीं कि आप मोटिवेशन वाली रील्स ही देखते रह जाएं, है ना। रील देखकर उसे छोड़कर काम करने की कोशिश करनी है। तो समय का सदुपयोग और सही रणनीति ये की है और मेन मैसेज यही है कि PYQ एनालिसिस कीजिए, है ना, और परीक्षा की मांग को समझकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अभ्यास भी कीजिए, अभ्यास या टेस्ट देने से कतराना नहीं है, अन्यथा आप इस भ्रम में जिए जाएंगे कि आप ही को सब आता है और जिस दिन परीक्षा का दिन आएगा पता चलेगा कि सबसे संकट और विचलित मनोस्थिति में आप ही हैं। तो आप अब से लगभग 1 साल बाद इस मनोस्थिति में ना जाएं, इसके लिए जरूरी है कि जैसा बताया गया है उसे ध्यान में रखकर पूरे 1 साल मेहनत करें। इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। आप सभी ने सबको सुना, काफी लंबा समय दिया, इस हेतु मैं आप सभी के धैर्य की प्रशंसा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगर आप 6 से 7 बातें भी जितने भी सेशन हुए वहां से सीख कर जा पाएं तो आपके समय का वो सदुपयोग कहलाएगा। धन्यवाद।